अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब ठीक हो गए। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान एंड वेलकम बैक टू बेटा सर रिजवान्स एकेडमी। बेटा सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया प्रीवियस वीडियो पे रिगार्डिंग सेकेंड ईयर बॉटनी के जो मैंने सेक्शन सी के एतबार से बनाया था। बेटा ये वीडियो में और ज़्यादा मेहनत लगी है और लग रही है, क्योंकि इस वीडियो में बेटा आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ये काम आ जाएगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि इसमें बेटा डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है पूरी बाकायदा थ्योरी के साथ सेक्शन बी के सेकेंड ईयर बॉटनी के सवालात की। ओके, लेकिन ये मेरे गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली है, सही है। तो मैं कोशिश करूँगा इसके अलावा भी आपको जो जो सवाल इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे उनका भी मैं आपको सोल्यूशन बता दूँ। बेसिकली ना बेटा ये डिटेल एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो है और ये सोल्यूशन भी है इसमें, यानी कि आप देख सकते हो ये पूरे नोट्स हैं इसमें बाकायदा, सही है। और बुक के भी हैं, बुक के भी हैं। कुछ जहाँ मुझे लगा कि यार ये बुक का पॉइंट एक्सक्लूड करना है, एडिशन माइनस एडिट मतलब उसमें एडिटिंग वगैरह भी करके मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको इससे याद करने में इसलिए आसानी हो जाएगी बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ डिक्टेट नहीं करूँगा, मैं आपको इनके साथ साथ समझाऊंगा भी, क्योंकि वीडियो है ना बेटा ये एक्सप्लेनेशन। सही है बच्चों, डन। तो आप सबके पास आई होप मेरा गेस्ट पेपर होगा इंशाल्लाह, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा जो मुझे अब बताना ज़रूरी है सेक्शन सी के वीडियो के बाद। सही, दो तीन और इम्पोर्टेंट सवाल आपको बताने हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बेटा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग करते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। और राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए सेकेंड ईयर का एक चैप्टर बॉटनी का, उसका एक सवाल है कि आप जो हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे पॉइंट्स लिखिए। अब ज़रा सुनना बच्चों, ये आपके पास जो क्वेश्चन है, इसके पास इसका जो लेफ़्ट साइड है ये इसका आंसर तो राइट साइड पर है बुक के। इसका जो लेफ़्ट साइड है ना बेटा, उसमें एक पूरा पैराग्राफ वगैरह भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, मसला नहीं है। आप जो है वो यहाँ से भी कर सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन बी में ज़्यादा सवाल करने हैं, बॉटनी थोड़ा ज़्यादा लेंदी होता है, फर्स्ट ईयर के भी सेकेंड ईयर के भी। और मेरा यही कहना है कि बेटा जब उन्होंने लिखा हुआ है कि बस पॉइंट्स लिखो, तो बस आप पॉइंट्स ही लिख दो ना चार, इसी में आपका एक सवा एक पेज चले आएगा, एक पेज तो चले आएगा अगर थोड़ी सी छोटी राइटिंग है। तो बेटा आप इसमें साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो, वॉल्टर सट्टन साहब थे वो। यहाँ लिख देता हूँ साइंटिस्ट का जिक्र, आपको सबको ये आपकी बुक्स में मिल जाएगा, नाम इनका 1902। आप इसको इस तरह स्टार्ट कर सकते हो कि वॉल्टर सट्टन साहब ने जो है वो ये थ्योरी इस ईयर में प्रपोज करी, फॉर्मुलेट करी। सही है। अब मेन जो चीज़ है ना बेटा वो ये है, इसके पॉइंट्स है चार। अब ज़रा सुनना गौर से बेटा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। पहला पॉइंट है बेटा इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द इनिशियल यूनियन ऑफ ओनली टू सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है बेटा, जिसमें कौन से सेल्स होते हैं, जिसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? गैमीट्स, जिनका एक और नाम होता है बच्चों सेक्स सेल्स। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल के सेक्स सेल्स का नाम होता है स्पर्म्स, फीमेल के सेक्स सेल्स का नाम होता है एग या ओवा या ओवम। और ये दोनों जब अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से तो जायगोट बनता है, और दोनों की अटैचमेंट को, फ्यूजन को हम लोग बायो में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ मिस्टेक्स भी थी, तो आपको वो एट दी एंड उनके जो ऑब्जेक्शन वाला पैराग्राफ है वो ना भी लिखो, मसला नहीं है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक छाप दो, डन हो जाएगा। सही है। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कह रहे हैं कि दो यूनियन जो वो होता है, इनिशियली यूनियन होता है, अटैचमेंट होती है, मिलाप होता है सिर्फ दो सेल्स का बच्चों, और वो कौन से? एग और स्पर्म। डन, वॉल्टर सट्टन साहब ने कह दिया। अब आ जाओ जरा, इनके इस थ्योरी को मेंडल से कंपेयर किया गया, उनके लॉज से, उनके मॉडल से। मेंडल बेटा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स माने जाते हैं। इफ मेंडल्स मॉडल इज करेक्ट, अगर तो मेंडल का मॉडल करेक्ट है, तो मेंडल ने कहा था कि जो दोनों सेल्स हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं जायकोट बनाने में, आसान लफ्जों में कह रहा हूँ। और मेंडल के टाइम पे तो उसने जीन्स भी नहीं बोले थे बेटा, मेंडल्स ने जीन्स को फैक्टर्स कहा था, उस टाइम पे इतना पता नहीं था। ये तो उसके मरने के काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी डेकेड्स के बाद पता चला कि यार ये इसने सब सही बताया था, तभी इसकी थ्योरीज को लॉज माना गया है। सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ मेंडल्स मॉडल, अगर मेंडल का मॉडल करेक्ट है, देन दीज टू गैमीट्स, ये जो हम दो गैमीट्स का जिक्र करें, तो मेंडल के अकॉर्डिंगली अगर मेंडल सही था तो ये जो गैमीट्स हैं इनको इक्वल कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जायगोट में इक्वल कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। कौन सा कंट्रीब्यूशन? इक्वल हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन। ये मिसाल के तौर पे ये एग, ये स्पर्म, तो वॉल्टर सट्टन साहब मैं हूँ, मैंने 1902 में क्या कह दिया? अल्लाह मैं इतना पहले पैदा हो गया। वॉल्टर सट्टन साहब ने कह दिया कि भाई ये एग और स्पर्म है, तो ये जो है वो जो है वो आपके पास ये इनिशियली ये फ्यूज़ होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
मेंडल्स लॉ में इसने क्या कहा था, मेंडल्स लॉ में कहा था कि आपके पास ये जो ये है अगर मेंडल देन दीज टू गैमीट्स, मेंडल ने कहा कि जो गैमीट्स हैं इनको इक्वली कंट्रीब्यूशन करना चाहिए आगे जाके जो नेक्स्ट जनरेशन में जायकोट वगैरह बनेगा। लेकिन अब ज़रा देखना यहाँ पे है क्या बात, स्पर्म हाउएवर, अगर हम लोग कहें कि यार स्पर्म छोटा है और एग बड़ा है तो क्या गलत होगा? बिल्कुल सही होगा सर, ये कहना। स्पर्म बेटा छोटा सा सेल होता है, ये रहा इसका न्यूक्लियस। एग जो होता है वो थोड़ा सा, बल्कि इंसान की बॉडी का सबसे बड़ा सेल जो है वो एग है, इंसान की बॉडी का सबसे छोटा सेल स्पर्म है, और इंसान की बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन है। सही है, तो बिगेस्ट की बात आ जाए, लार्जेस्ट की बात आ जाए तो बेटा वो एग है। तो बेटा अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो बेटा इसका कंट्रीब्यूशन बेचारे का कम हुआ क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका कंट्रीब्यूशन तो फिर ज़्यादा हो गया। नहीं, तो ये तो फिर इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ ना जायगोट बनाने में। तो इसमें ये पता चला कि स्पर्म हाउएवर कंटेन्स लिटिल साइटोप्लाज्म। स्पर्म में साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? साइटो मीन सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड। स्पर्म में छोटा कम साइटोप्लाज्म है, एग में ज़्यादा साइटोप्लाज्म है। स्पर्म हाउएवर कंटेन्स लिटिल साइटोप्लाज्म, देयरफॉर कंसिडर्ड दैट द, इसलिए फिर ये कंसिडर किया गया कि जो हेरिडेटरी मटीरियल है वो साइटोप्लाज्म में नहीं होता, हेरिडेटरी मटीरियल होता है बेटा न्यूक्लियस के अंदर। तो बेटा हेरिडिटी मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, मिसाल के तौर पे ये इसका न्यूक्लियस बना दिया, ये इसका न्यूक्लियस बना दिया। सही, और न्यूक्लियस दोनों का सेम है बेटा, उसमें कोई दो राय नहीं होती। तो न्यूक्लियस में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, साइटोप्लाज्म में कम ज़्यादा होता है। तो हेरिडिटरी मटेरियल क्या लिखा हुआ है बेटा? हेरिडिटरी मटेरियल मस्ट रिसाइड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ गैमीट्स। ये जो मैं पॉइंट्स अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप रेड पेन से, ब्लू से लिख रहे हो, फाउंटेन पेन से, तो ब्लैक पॉइंटर से अंडरलाइन कर सकते हो। सही, टीचिंग में हम लोग, हमें आदत हो जाती है अंडरलाइन करने की। सही, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट बेटा अब जरा देखो, क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मियोसिस के दरमियान सेपरेट हो जाते हैं। हाँ सही है बेटा, माइटोसिस मियोसिस 9th क्लास से पढ़ा था आपने, आपकी न्यू बुक्स में तो नहीं है। प्रीवियस पिछले सालों में जो बायो की बुक रही है जिससे हमने भी पढ़ा है उसमें था सेल साइकिल का चैप्टर। मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क क्या होता है बेटा? माइटोसिस, अगर मैं कहूँ माइटोसिस, ये एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये दो में डिवाइड हो गया, इसमें भी 46 बच्चों, इसमें भी 46। जब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं माइटोसिस। सही, यहाँ पे कोई सेल जो है वो ख़त्म हो गए, अब जो यहाँ सेल्स आएंगे वो हाफ थोड़ी आएंगे, या मेरे सेल इन सेल्स को किसी से यूनियन या फर्टिलाइजेशन की बेटा थोड़ी ज़रूरत है, ये तो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, ये माइटोसिस है। सही, जबकि मियोसिस क्या होती है? मियोसिस होती है रिडक्शन, हाफ, 23 23। तो गैमीट्स हमेशा मियोसिस से गुजरते हैं, सेक्स सेल्स हमेशा मियोसिस के प्रोसेस से गुजर के हाफ हो जाते हैं। हाफ का मतलब क्या है? स्पर्म में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है, स्पर्म में बस 23 क्रोमोसोम्स है, बस पेयर्स नहीं बोल देना, पेयर्स का मतलब 46 हो जाएगा। अगर आप ये समझ जाओ कि स्पर्म्स आर डिप्लॉयड और एग्स आर ऑल्सो डिप्लॉयड, तो 46 और 46, अब जो बच्चा बना बेटा वो 92 वाला क्रोमोसोम बन जाएगा, ये नॉर्मल इंसान नहीं है भाई। सही समझ गए? तो गैमीट्स में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हेप्लॉइड होते हैं। गैमीट्स में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तभी ये फ्यूज करके फिर डिप्लॉइड बनाते हैं। एन और एन मिलके, ये स्पर्म एन, ये एग एन, एन और एन मिलके 2n, 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स। अब जो बना वो डिप्लॉइड बना 2n, 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। सेग्रीगेट का मतलब होता है बेटा सेपरेट करना, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना। सही है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है बच्चों क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस इन अ मैनर सिमिलर टू द मेंडेलियन फैक्टर्स सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भाई मेंडल के लॉ का जो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है बेटा उसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो उसने बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म के पास एक ट्रेट के दो फैक्टर्स होते हैं और ये फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। फैक्टर्स का मतलब जीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये दोनों फैक्टर्स पेरेंट्स से आते हैं, यानी कि दो फैक्टर्स टोटल आते हैं, एक मदर से और एक फादर से, यानी कि मैटरनल और पैटर्नल। ये दो फैक्टर्स हर ऑर्गेनिज्म में, एक सेल में, एक ट्रेट में, एक प्रॉपर्टी में दो फैक्टर्स हैं। मियोसिस हुई, ये दो फैक्टर्स अलग अलग हो गए। अब जब स्पर्म और एग फ्यूज होंगे तो एक आएगा मदर साइड से, एक आएगा फादर साइड से। अब जो जाइगोट है उसमें कितने फैक्टर्स होंगे? दो फैक्टर्स होंगे, वन फ्रॉम ईच पेरेंट या टू फ्रॉम ईच पेरेंट, टू फ्रॉम ईच पेरेंट या वन फ्रॉम ईच पेरेंट, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। एक पेरेंट से आया और ये एक पेरेंट से आया, अब जाके ये डिप्लॉइड बन गया। तो याद रखिएगा बेटा, क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस,
क्रोमोसोम्स इसी तरह सेग्रीगेट होते हैं मियोसिस के दरमियान, मियोसिस में, जैसे मेंडल्स ने बताया था, ताकि हर जो ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट जो बनता है उसमें जो आपके पास आते हैं फैक्टर्स, वो जीन्स वगैरह, वो आते हैं आपके पास दोनों पेरेंट्स से एक एक, तब जाके वो डिप्लॉइड बनता है। क्या लिखा हुआ है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, गैमीट्स हैव वन कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। गैमीट्स बेटा हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं? तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और हैप्लॉइड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और जो हमारे गैमीट्स के अलावा जो सेल्स हैं बेटा, सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स, वो हमेशा क्या होते हैं बच्चों, डिप्लॉइड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 2n। तो पॉइंट नंबर 3 तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा आसान है, बेसिक है। तो गैमीट्स में हमेशा एक कॉपी होती है, और जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उसमें 2 कॉपीज़ होती हैं। 2 कॉपीज़ का मतलब अगर मैं गैमीट बनाऊं तो ये मैंने इस तरह बना दिया, ये मैंने समझो एक जीन बना दी, सही, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये अगर मैं डिप्लॉइड सेल बनाऊंगा तो मैं इस तरह बनाऊंगा। तो गैमीट्स हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे होते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा, इन मेंडेलियन मॉडल, मेंडल के मॉडल में भी क्या लिखा हुआ है, गैमीट्स हैव 1 कॉपी ऑफ द फैक्टर व्हाइल डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स हैव 2 कॉपीज। मेंडल ने भी ये कहा था कि गैमीट्स के पास एक कॉपी होती है फैक्टर की, बस उसने फैक्टर कहा था, अब जीन्स हैं, और जीन्स की डिफरेंट फॉर्म अलील्स हैं। उसको ये सब इतना पता नहीं था क्योंकि वो बहुत पुराना बंदा है भाई। तो पॉइंट नंबर 3 तक तो सही है। आपको लग रहा होगा यार ये लॉ क्यों नहीं बन पाई, तो इसका भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी तो फुल फोकस है कि आपको जितना आपको लिखना है पेपर में आप उतना लिख लो, वही मैं समझा दूँ आपको, सही है। लेकिन इतना जान लो कि बेटा इसमें मिस्टेक्स थी, तभी ये लॉ नहीं बन पाया, सही है। पॉइंट नंबर 4 और आखिरी पॉइंट है बच्चों, ड्यूरिंग मियोसिस ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में हर जो पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, वो ओरिएंट होता है, वो किस तरह मौजूद होता है, वो सेल के सेंटर में होता है। आपको याद होगा, कुछ 9 क्लास की इस वीडियो से याद आया होगा आपको, मैं इस तरह बना देता हूँ। ये जो आपको प्लेट नज़र आती है बेटा, इक्वेटोरियल प्लेट, ये मेटाफेस में क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसे मैं हूँ क्रोमोसोम, ये मेरा पूरा जो रूम है समझो ये सेल है, तो मैं और एक और दोस्त हम लोग इसी तरह अरेंज्ड हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो हम कहेंगे यार ये तो मेटाफेस चल रहा है, जिसमें हम लोग एक दूसरे से क्या हुए हुए, इंडिपेंडेंटली अरेंज हुए हुए। मैं उसको देख के अरेंज नहीं हुआ, वो मुझे देख के अरेंज नहीं हुआ, लेकिन हम लोग सब एक ही उस पर अरेंज हुए हुए। तो क्रोमोसोम्स अपने आप को मेटाफेज में, जो कि मियोसिस का एक प्रोसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, याद है। तो आपके पास मियोसिस का सेकंड प्रोसेस होता है मेटाफेज, जिसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। यानी किस तरह सेपरेट करते हैं, ये ब्लू वाला इसके साथ तो है लेकिन इसकी वजह से नहीं है, ये दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो इस प्लेट को कहते हैं मेटाफेज प्लेट, सही है, मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर, दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है। यही चीज मेंडल ने कही थी बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने लिख दिया मेंडल सेकंड लॉ, सही। तो सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, सही है, मेटाफेस में। तो ये था कुछ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगला सवाल है बच्चों, राइट अ नोट ऑन जेनेटिक कोड। बहुत प्यारा टॉपिक है, तो जेनेटिक कोड पे अब इंशाल्लाह आपसे इस टॉपिक पे बात होती है, आप लोग उसको सुकून से कॉपी कर लो। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, राइट अ नोट ऑन जेनेटिक कोड, सही। अगेन क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाले चैप्टर का है बेटा ये। अच्छा सवाल है बच्चों, जेनेटिक कोड क्या होता है बच्चों, जेनेटिक कोड क्या होता है बेटा? हर ऑर्गेनिज्म, हर जानदार सेल से मिलके बना हुआ है, सेल, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वायरस के अलावा सब बेटा सेल से मिलके बने हुए, सही। और सेल्स के अंदर होता है बच्चों न्यूक्लियस, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर ये कुछ क्रोमोसोम्स का नेटवर्क होता है, इसको हम लोग बायो में कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, इसको बेटा बायो में क्या कहते हैं, डीएनए। यानी कि हम सब मिलके बने सेल से, हमें कंट्रोल कर रहे हैं सेल्स, सेल्स को कंट्रोल कर रहा है बच्चों न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहा है डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सही है, सिंपल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये होता है बेटा एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, जब हम स्टार्ट करते पढ़ाना। अब डीएनए जो है वो हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, कौन सी चीज़ कब बनेगी, कैसे बनेगी, किस तरह बनेगी। तो ये बेटा डीएनए जो होता है समझो ये कंट्रोल सेंटर है न्यूक्लियस के अंदर ना, मतलब पूरा सेल का, पूरे सेल के लिए न्यूक्लियस है कंट्रोल सेंटर, और न्यूक्लियस को खुद कंट्रोल कौन कर रहा है, डीएनए। डीएनए से जब आरएनए बनता है बेटा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मेरा दिल बहुत चाह रहा है और अच्छे से बताऊं, सुकून से चैप्टर पढ़ाऊं, लेकिन इंशाल्लाह तुम लोगों के ये एग्जाम जब चल रहे होंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा।
वो आपके काम आ जाएंगे इंशाल्लाह आपके एप्टीट्यूड में, और जो फर्स्ट ईयर वाले अब सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए भी काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। तो बेटा आपके पास जो डीएनए है, जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और प्रोटीन जो है बेटा हमारे सेल के लिए वाटर के बाद बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन्स मिलके प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स से ज़िंदगी है, एंजाइम से केमिकल रिएक्शन तेज़ होते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि यार जेनेटिक कोड का है। बेटा डीएनए की जो बातचीत का होता है तरीका, जैसे कंप्यूटर है, आप इसमें कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करो तो कंप्यूटर आपकी उस टाइपिंग वाली लफ्ज़ को नहीं पकड़ता। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 1 0 जो भी है, समझ आ गई। हर चीज़ की बेटा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसका। तो बेटा डीएनए हमारा जो सेल के अंदर जो पूरी बातें इंस्ट्रक्शंस देता है, हर एक चीज़ को, हमारे सेल के अंदर जो बातें चल रही होती हैं उस बातों के सेट को हम लोग समझो जेनेटिक कोड कहते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, देख रहे हो आप, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। सही है। यूज टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन डीएनए। डीएनए के अंदर जितनी भी हम सब की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो बेटा वो किस कोड के अंदर छुपी हुई है, और डीएनए का बातचीत करने का क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन सी लैंग्वेज है, क्या इंग्लिश उर्दू, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड वो कोड है जो, अगर मिसाल के तौर पे ये समझो पासवर्ड है किसी की ईमेल का, अगर आपको पासवर्ड पता चल जाए आप आराम से उसकी ईमेल एक्सेस कर सकते हो, हैक कर सकते हो, नेगेटिव उसमें भी है बहुत सारे। तो बेटा हम अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं ना ईमेल एड्रेसेस पे, समझ गए। ये ऐसी चीज़ें बेटा अगर ये किसी और के हाथ लग गई इंसान का कोई जेनेटिक कोड, तो आप जैसे ही कॉल बना सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है। तो ये एक नेगेटिव साइड का भी कॉन्सेप्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कभी बता देते हैं इसको। तो बेटा जेनेटिक कोड वो समझो कोड है, खुफिया कोड, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, जो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए के अंदर। सही। और ये इन्फॉर्मेशन से आगे जाके क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये आपको 3 इन्फॉर्मेशन देता है बेटा, मतलब ये आपके सेल को 3 इन्फॉर्मेशन देता है बच्चों। पहली इन्फॉर्मेशन क्या देता है कि एक मखसूस प्रोटीन है, मिसाल के तौर पे ये ब्लैक कलर का एक मार्कर है, ये एक अमाइनो, ये एक समझो प्रोटीन है, ये मिलके बना होगा अमाइनो एसिड से। तो बेटा जेनेटिक कोड क्या बताएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए कौन कौन से अमाइनो एसिड्स चाहिए, जेनेटिक कोड। सही है। तो हर प्रोटीन का एक अपने ज़ाती कोड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स। हर प्रोटीन मिलके बनता है अमाइनो एसिड्स, और हर अमाइनो एसिड के ज़ाती कुछ कोड्स होते हैं। वो हर एक से नहीं बन जाता, वो कुछ मखसूस कोड से बनता है। वो अभी मैं आज डिस्कस करूंगा आसान लफ्ज़ों में। और यकीन करो यहाँ तक लिख दो कि इंशाल्लाह आपके 2 नंबर कंप्लीट है, क्योंकि आपने देखो कंटेंट ज़्यादा बच्चे लिख देते हैं, वो समझते नहीं इस बात को। देखो बेशक 2 नंबर का सवाल होता है बोर्ड्स में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सेक्शन बी। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आता है राइट अ नोट, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हो। कम लिख रहे हो तो एक्यूरेट और अच्छी बातें लिखो, 2 नंबर मिल जाएंगे। कुछ बच्चे थे जज्बाती जाते कि नोट जहाँ देखा, सर आपने कहा था नोट पे ज़्यादा लिखना है, वो भाई पूरा तो सुन लेते। नोट अगर ऐसे टॉपिक पे है जिसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखने से अच्छा आप कम लिखो, लेकिन क्वालिटी का लिखो तो बस काफ़ी है। कुछ डिफाइन, मैंने एक टॉपिक है डिफाइन मोनोक्रोमेसी दे दिया, तो उसमें आप लोगों ने 2 पेज लिख दिए मिसाल के तौर पे, तो मैंने डिफाइन दिया है तो उसमें आप डिफाइन कर दो बस। यहाँ कम बात लिखी है, क्वालिटी की कोशिश करी बात लिखो, आपको नंबर मिल जाए। सही है। बेटा अब फर्स्ट पॉइंट हो गया आपके पास, द सीक्वेंस ऑफ दिस अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन। इस प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स है उनका सीक्वेंस क्या है, ये भी आपको क्या बताता है, जेनेटिक कोड। सही, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है बेटा। सीक्वेंस नहीं तो समझो अमाइनो एसिड जो मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सीक्वेंस ज़रूरी है। आपने फर्स्ट में पढ़ा था ना सिकल सेल एनीमिया, उसमें वैलिन ग्लूटामिक एसिड, याद है, सीक्वेंस आउट हो गया था ना, तो पूरी बीमारी हो गई थी, इसमें डेथ भी हो जाती है। द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ दिस प्रोटीन, इस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो अमाइनो एसिड की चेन होती है, उसकी लेंथ कितनी है, कितने अमाइनो एसिड्स है, 10 15 20 100 50। समझ गए बच्चों, डन। अगर मैं आपसे पूछूं हमारी बॉडी में कितने किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, आप सिर्फ बोलोगे 20 20, और ऐसे 20 लाखों करोड़ों होंगे। अगर मैं तादाद पूछूं तो वो तो बहुत सारी है, सही, लेकिन अगर मैं वैरायटी पूछूं तो आप बोलोगे 20 अमाइनो एसिड्स। तो 20 अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए जो कोड्स चाहिए उनको कहते हैं जेनेटिक कोड। सही है। अच्छा, हम सब की इंफॉर्मेशन जो होती है बेटा वो जीन की किसके अंदर होती है, जेनेटिक कोड के अंदर बच्चों। और ये जेनेटिक कोड डीएनए से आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब लिखा हुआ है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बन जाता है, ये आरएनए। याद रखिएगा बच्चों, डीएनए से जो सबसे फर्स्ट आरएनए बनता है, उस फ्रेश पीस ऑफ आरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब जैसे मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के मैसेंजर, जो भी अल्लाह की बात थी लोगों को बताई एग्जैक्ट। तो डीएनए की जो जो इन्फॉर्मेशन होती है बेटा,
वो आरएनए में आती है और वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, तभी इस आरएनए को हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए। जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनता है उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। सही। अच्छा, और इस मैसेंजर आरएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड्स होते हैं बच्चों, वो किस फॉर्म में होते हैं? ट्रिपलेट फॉर्म में। ट्रिपलेट, तीन तीन का सेट होता है। सही। और ये ट्रिपलेट किस चीज़ के होते हैं बच्चों? नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती है बच्चों? एडिनिन। याद आया कुछ मेरे बच्चों? सब आसान है, हो जाएगा, परेशान नहीं हो। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन। सीक्वेंस मसला नहीं, बस ये याद रखना कि एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ, वाइस वर्सा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ या वाइस वर्सा। सही। अच्छा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बेटा जीन की, ये जेनेटिक कोड्स में मौजूद है। ये जेनेटिक कोड ट्रांसक्राइब्ड होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनता है बेटा? ताज़ा ताज़ा आरएनए, उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। उस मैसेंजर आरएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड्स हैं बेटा, वो किस फॉर्म में? ट्रिपलेट की फॉर्म में। किस चीज़ का ट्रिपलेट है? तो जेनेटिक कोड खेलता है नाइट्रोजनस बेसिस के ट्रिपलेट पे। इन नाइट्रोजनस बेसिस के तीन तीन के सेट को हम लोग बायो में क्या कहते हैं बच्चों? कोडॉन्स। कोडॉन्स। सही है। तो यानी कि अमाइनो एसिड का जो कोड होता है ना, जिससे वो कोड, जिससे वो बनता है, जिसकी वो कोड जिससे अमाइनो एसिड बनेगा, मिसाल के तौर पे कोड है, मेरा नाम है रिजवान, मैं लिख देता हूँ RRR। इस कोड से ये वाला अमाइनो एसिड बन रहा है, ब्लैक मार्कर। तो RRR से हमेशा ब्लैक मार्कर ही बनेगा अमाइनो एसिड। सही है। तो हर अमाइनो एसिड का एक मखसूस कोड होता है। किस फॉर्म में होता है? ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। क्या कहते हैं सर इस फिनोमिना को, इस स्ट्रक्चर को, इस चीज़ को? कोडॉन्स। कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड। कोडॉन्स अमाइनो एसिड को क्या करते हैं बच्चों? कोड करते हैं। टोटल कितने कोडॉन्स होते हैं बच्चों? 64 कोडॉन्स। सर अभी तो आप कह रहे थे कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो 64 कोडॉन्स, तो समझ जाओ बेटा आपके पास कई कोडॉन्स रिपीट हुए हैं। यानी कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोडॉन ज़रूरी नहीं है, एक अमाइनो एसिड के 2 से 3 कोडॉन्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हूँ बहुत अमीर आदमी, सही है, मेरे 2-3 नौकर हैं। पहला नौकर पहला कोडॉन, दूसरा कोडॉन 2, कोडॉन 3। अगर रेड वाला आज काम पे नहीं आया तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव में है ना कोडॉन 2, मैं इससे भी काम करवा सकता हूँ, मैं इससे भी सेम काम करवा सकता हूँ। बात समझ में आई? लेकिन जब भी रेड आएगा तो वो यही बोलेगा कि यार मैं तो नौकर हूँ सर रिजवान का। यानी कि कोडॉन्स हमेशा अपने अमाइनो एसिड के वफादार होते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड कहता है कि रेड ना सही तो ब्लू सही, ब्लू ना सही तो ब्लैक सही। आप समझ गए? तो ये वो चीज़ है बेटा आपके पास, कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड। टोटल कितने कोडॉन्स हैं? 64 कोडॉन्स हैं हमारे पास। तो सर वो कोडॉन्स स्टार्ट स्टॉप भी तो होते हैं। तो ये रहा बेटा, स्टार्ट कोडॉन्स मेरे बच्चों वो होते हैं जिनसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। यानी कि स्टार्ट कोडॉन्स क्या होते हैं? स्टार्ट कोडॉन्स से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। स्टॉप कोडॉन्स वो होते हैं जो सिग्नल देते हैं कि बस नहीं, अब सिग्नल आ गया, रेड निशान आ गया, अब रुक जाओ भाई। समझ गए? तो स्टॉप कोडॉन्स वो होते हैं जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। प्रोटीन बनता है नहीं बनता, यहाँ प्रोटीन बनता है स्टॉप कोडॉन्स। यस, तो स्टॉप कोडॉन हमेशा जब भी आएंगे तो वो बेटा इसका मतलब है कि अब यहाँ से बिस्मिल्लाह हो गई है प्रोटीन बनने की। बेटा स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो एक ही होता है। स्टार्ट कोडॉन एक है, उसका नाम है AUG। सही। अच्छा, यहाँ थायमीन की बजाय ना आप यहाँ पे यूरेसिल लिख दो। सही है, वो तो आपको पता है वो RNA में होता है। स्टार्ट कोडॉन जो होता है बेटा वो AUG है, एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन। और ये आपको पता है ये यूनिवर्सल है बेटा, ये स्टार्ट कोडॉन यूनिवर्सल है। यानी कि बैक्टीरिया से लेके एनिमल्स तक, बैक्टीरिया, प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल्स, जब जब प्रोटीन बनना होगा हम सब के सेल्स में, तब बिस्मिल्लाह कहाँ से होगी? स्टार्ट कोडॉन का नाम क्या है? AUG। और ये स्टार्ट कोडॉन का अमाइनो एसिड कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? आप सबको पता होगा, मिथियोनिन। मिथियोनिन एक अमाइनो एसिड है, डबल ए का मतलब अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का नाम है मिथियोनिन। ये अमाइनो एसिड हमेशा किससे कोड होगा? AUG। सही। तो ये बिल्कुल एक ही काम है, यानी कि ये अमाइनो एसिड का बस एक ही कोड है, इसका नाम है AUG। ये किसी और कोड से बनेगा नहीं। जबकि स्टॉप कोडॉन्स हमारे पास कितने होते हैं बच्चों? 3। यानी कि अगर ये ना सही तो ये ना सही तो ये। यानी कि अगर यहाँ से एक चेन चल रही है प्रोटीन बनने की, तो मिसाल के तौर पे एक स्टॉप कोडॉन है ब्लू वाला, ये भी आ जाए या कोई और आ जाए या कोई और आ जाए, तीनों स्टॉप कोडॉन्स एक जगह नहीं आते, कोई सा भी आ जाए। लेकिन वो कोई सा भी कौन से हैं? 3। एक का नाम है बेटा UAA। सर मुश्किल हो रही याद करने में, ये लो, उल्लू आया आया, उल्लू आया आया, UAA। उल्लू आया गया, मैं उर्दू में लिख देता हूँ, आई एम श्योर अब आप कर लोगे।
उल्लू आया गया, उल्लू आया गया, उल्लू आया गया। सही है? मैं उल्लू नहीं, ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर उल्लू गया आया, उल्लू गया आया। स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं बच्चों। सही, तीनों आने जरूरी नहीं है उस चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में। जब तीनों में से कोई एक आ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो ये चीज है। सही, टोटल कितने कोडॉन्स है हमारे पास, 64। इनमें से अगर आप स्टॉप को हटा दो तो बेटा 64 माइनस 3 61, तो 61 कोडॉन्स 20 अमाइनो एसिड बनाते हैं। यानी कि हर एक अमाइनो एसिड के 2 या 3 कोडॉन्स तो लाजमी होंगे। आप अपने बुक्स में देखना, वो चार्ट बना हुआ है सीधे हाथ के पेज में। मैं आपको बता देता हूँ पेज नंबर है 227 बच्चों, ये वाला। इसमें एक अमाइनो एसिड है, मैं आपको बताता हूँ, सीरीन। सही, सेकंड कॉलम में दिया हुआ है सीरीन, फर्स्ट पे। सीरीन एक अमाइनो एसिड है, उसके कोडॉन्स जरा चेक करो, 4 कोडॉन्स हैं। यू सी यू कभी भी आ जाएगा तब भी सीरीन बन रहा है, यू सी सी कभी आ जाएगा तब भी सीरीन बन रहा है, यू सी ए कभी आ जाएगा तब भी सीरीन बन रहा है, यू सी जी आ जाएगा तब भी सीरीन अमाइनो एसिड बन रहा है। सही, लेकिन सीरीन कहते हैं अगर यू सी, यानी कि इन सब के लिए तो जो है इनका वो है, आप समझो बॉस, वो कौन है, सीरीन। लेकिन सीरीन कहता है यू सी यू तुम ना आ जाए कोई मसला नहीं है, निकल लो पतली गली से, यू सी सी से बन जाऊंगा मैं। कौन किसके लिए वफादार है, ये साहब इनके लिए वफादार है, याद रखिएगा। सही, आप इसको कॉपी कर लो। अगला सवाल हमारे पास, मैं बताता हूँ बच्चों, हम आपके पास कौन सा है गैस पेपर में। ये आसान है बच्चों, ड्रॉ अ कैरियोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला। इसको सिर्फ ड्रॉ करना है कैरियोटाइप, और एक आध इसकी लाइन लिखनी है। सही, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो। अच्छा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ कैरियोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला। ओके, ड्रोसोफिला बेटा इंसेक्ट का नाम है। सही है। और मेरे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कैरियोटाइप क्या होता है बेटा, आपको यहाँ पे कैरियोटाइप ड्रॉ करना है। कैरियोटाइप क्या है, देखो बच्चों, एक ऑर्गेनिज्म का होता है फिजिकल उसका अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। एक होता है उसका जेनेटिक अपीयरेंस, कि वो जीन्स में, और जीन्स कितनी है, क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्या मामला है, वो तो हमें नज़र नहीं आता ना बज़ाहिर। वो उस जेनेटिक अपीयरेंस को कहते हैं जीनोटाइप या जीनोम। यहाँ पे आपसे वो नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है उसका फिनोटाइप। देखा जाए तो आप कह सकते हो कैरियोटाइप। देखो, और मैं आपको और आसान करता हूँ, आप लोग परेशान हो जाओगे भाई। देखो, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, वो टॉल है, वो शॉर्ट है, उसी से रिलेटेड करते हैं, समझो कैरियोटाइप भी। कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप का मतलब होता है उसी चीज़ को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर दो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप बना के दिखा रहे हो। जैसे इंसान में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनती है, कितने क्रोमोसोम्स हैं हम इंसानों में बेटा, 23 पेयर्स है, 1 2 3 4 5 होते होते 23। ये समझो मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही बना रहा हूँ। सी, तो कैरियोटाइप जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म का, समझो उसका पूरा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बता देते हैं। सही, फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, टॉल है, शॉर्ट है। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप में उसकी जेनेटिक अपीयरेंस आप बता देते हो, वो अलग चीज़ें हैं सब। सही है। अच्छा बेटा, मेल और फीमेल ड्रोसोफिला का आपको बताना है। मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में बेटा पहले कॉमन बात देख लो, चाहे मेल हो जिसका साइन ये होता है, चाहे फीमेल हो इसका साइन ये होता है बच्चों। इन दोनों में आपके पास कितने पेयर्स है क्रोमोसोम्स के, पेयर्स, एक पेयर में 2 होते हैं ना। एक पेयर, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4। टोटल कितने पेयर्स है बच्चों, 4 पेयर्स। और हर पेयर में कितने होते हैं बच्चों, 2, तो 4 2 8, तो टोटल 8 नंबर ऑफ, टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 8 है, और पेयर्स कितने, 4 हैं। एक चीज़ बस आपको याद रखनी है बेटा, इसमें आप कोई कलर करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेंसिल से बना सकते हो, फाउंटेन पेन से। अच्छे से इसको ना बस वो कर देना, आप इसमें अंदर थोड़ा सा कलर वलर भर देना। सही है, डार्क सा बोल्ड सा बनाना, 1 2 3। अगर आप ये क्रोमोसोम्स की पेयर्स देखो, पेयर नंबर 2 3 4, ये कौन से बच्चों, ऑटोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स का मतलब होता है जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा होते हैं। तो ऑटोसोम नंबर 2 3 4 इन दोनों के सेम है, 2 3 4, पेयर नंबर 2 3 4। द डिफरेंस लाइज इन सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल ड्रोसोफिला का सेक्स क्रोमोसोम बेटा एक है आपके पास रॉड शेप्ड, एक है आपके पास हुक शेप्ड, जबकि फीमेल ड्रोसोफिला में दोनों ही क्रोमोसोम्स कौन से शेप के हैं, रॉड शेप के हैं। फीमेल ड्रोसोफिला में दोनों ही क्रोमोसोम क्या है, रॉड शेप के। मेल ड्रोसोफिला में एक रॉड शेप है और एक हुक शेप है।
आप इसको एक लाइन में लिख भी सकते हो, ना भी लिखो, ड्रॉ लिखा हुआ है ना तो बस डन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ये सवाल डन। सही। अगला आपके पास सवाल है, राइट अ नोट ऑन ट्राइसोमी 21, और इसका मतलब है कि नोट लिखना है आपको ट्राइसोमी 21। यार ये क्या है सर? ये बच्चों डाउन सिंड्रोम है, तो इंशाल्लाह डाउन सिंड्रोम लिखता हूँ, आप इसको कॉपी कर लो। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है राइट अ नोट ऑन ट्राइसोमी 21। ट्राई, बच्चों ट्राई का मतलब 3, सोमी, सोमी का मतलब होता है बेटा सोमैटिक क्रोमोसोम, यानी कि ये यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के अलावा की बात हो रही है। और ये कंडीशन बेटा एक ये बीमारी है बच्चों जिसको हम लोग आसान लफ्जों में फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा ए सेलुलर लाइफ में प्रायॉन्स वाले चैप्टर में, डाउन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। तो बेटा हर इंसान के पास एक सेल में होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23rd वाला जो पेयर होता है बेटा वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो अगली जनरेशन में आता है। 1 से लेके 22 जो होते हैं बेटा, 1 से लेके 22 जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको हम लोग बायो में क्या कहते हैं? सोमेटिक क्रोमोसोम। 23rd जो पेयर होता है वो होता है आपके पास सेक्स क्रोमोसोम। तो ये बीमारी बेटा ट्राइसोमी 21, यानी कि आपको इतना तो पता चल गया इसका ताल्लुक सेक्स क्रोमोसोम से नहीं है, इसका ताल्लुक 1 से लेके 22 के अंदर ही है, और उन्होंने आपको डायरेक्ट बता दिया 21। तो बेटा होता क्या है इस बीमारी में, ज़रा देखना बच्चों। क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं कोई से भी पेयर पर हो, उनकी खास बात होती है सेक्स क्रोमोसोम के अलावा क्रोमोसोम्स ऐसे पाए जाते हैं ना पेयर की फॉर्म में। तो पेयर नंबर 21, ये समझो इंसान का पेयर नंबर 21 है। इस पेयर में 1 2 नज़र आ रहे हैं। इस बीमारी में क्या होता है, एक और पेयर आके लग जाता है 21 पे। तो ये कितने बन गए पेयर्स? तो नहीं, ये कितने क्रोमोसोम हो गए टोटल? 1 2 3। अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूं बेटा सेल्स की, तो उसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम। यहाँ पे 21st पे एक आके लग गया, एक आके लग गया 47 होगा ना, ये 46 प्लस 1 किस पे आके लगा? 21। टोटल कितने हो गए? ये सेट में 3 हो गए, तो ये क्या हो गया? ट्राइसोमी। 21st है तो सोमा, सोमेटिक क्रोमोसोम। टोटल कितने हो गए? 3, तो ट्राइसोमी। और ये वाला मसला किस पेयर पर हुआ है? पेयर नंबर 21, ट्राइसोमी 21। बीमारी का नाम है बच्चों डाउन सिंड्रोम। इट इज़ अ ट्राइसोमिक कंडीशन। 2n का मतलब क्या है? नॉर्मल 2n। 2n में एक और आके लग गया तो 2n प्लस 1 हो गया बच्चों। सही है। कौन सा क्रोमोसोम था बच्चों? ये ऑटोसोम था। ऑटोसोम कह लो, सोमेटिक कह लो, एक ही बात है। सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी होते हैं बेटा उसको सोमेटिक या ऑटोसोम्स कहते हैं। सही है। और ये बच्चों ये क्रोमोसोम नंबर 21 पे पाई जाती है। ये मेल में भी है और ये फीमेल में भी है, इंसानों में। सही है। सिम्टम्स क्या है बेटा, इसके अलामात क्या हैं? इसमें बॉडी की डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाती है। अब आप खुद सोचो कि बेटा एक क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा लगने से, और वो भी सोमेटिक पेयर पर, आपके जो भी असरात आएंगे ख़राब वो आपकी बॉडी पर ही आएंगे। यानी कि ये आगे जनरेशन का तो मसला नहीं, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम नहीं है ना। अब मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं हो पाएगी, जाहिर सी बात है। मेंटल डेवलपमेंट आप समझ जाओ, राउंड फेस होता है, चिपटी हुई आंखें भी होती हैं इसमें ना, स्मॉल हेड है, स्किन फ्लैप, स्किन जो है वो बैक की तरफ, नेक की तरफ फ्लैप हुई हुई है, वाइड शॉर्ट हैंड्स हैं, शॉर्ट फिंगर्स हैं, लॉन्ग टंग है। तो क्या सर हम इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं? सिम्टम्स हो या साइंस हो, याद रखना आप पेपर में बुलेट बना सकते हो, अच्छे इंप्रेशन जाता है। उसको पता है क्या, से पते की बात लिखी हुई है। ट्रीटमेंट क्या बेटा? ऑब्वियसली अब आप डॉक्टर के पास जाके ये तो नहीं बोलोगे डॉक्टर साहब ये वाला क्रोमोसोम निकाल दें, ऐसा नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली। बस इसमें पेशेंट थोड़े से साइकोलॉजिकली उनकी काउंसलिंग की जाती है अग्रेशन से, अग्रेशन कम करने के लिए। सही। तो अग्रेसिव पर्सनैलिटी वाले होते हैं। वैसे ऐसा बेटा उसका कोई क्योर नहीं है, जिस तरह एड्स वाला मामला है ना कि उसमें ट्रीटमेंट है उसमें क्योर नहीं है। ये सवाल बच्चों आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है मेरे बच्चों, डिफाइंड फिनाइल कीटोनूरिया, जिसको बायो में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में PKU। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 PKU। आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो। अच्छा मेरे बच्चों, हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास है बच्चों, डिफाइंड फिनाइल कीटोनूरिया। मेरे बच्चों फिनाइल कीटोनूरिया का शॉर्ट फॉर्म PKU। PKU, अगर इस नाम से भी आ जाए परेशान नहीं होना। सही। बेटा PKU एक ऐसी बीमारी है मेरे बच्चों जिसमें आपकी जीन्स जो होती हैं इस पर्सन की वो डिफेक्ट हो जाती हैं, डिफेक्टिव हो जाती हैं, म्यूटेशन की वजह से ख़राब हो जाती हैं। म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन मेरे बच्चों सॉरी, म्यूटेशन मेरे बच्चों सडन एबनॉर्मल चेंज होता है, या सडन चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स या जीन। सही। तो उसकी वजह से वो जो असरात आते हैं उस पूरे फिनोमेना को म्यूटेशन कहते हैं, एबनॉर्मल चेंज।
सडन चेंज। सही है, मतलब आपने म्यूटेशन की टाइप्स भी पढ़ी होंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और आपके पास न्यूट्रल म्यूटेशन। ये तो बेटा नेगेटिव है क्योंकि पता लग रहा है इससे कि यार ये बीमारी है। मेरे बच्चों ये एक ऐसा इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड क्योंकि जीन से आ रहे हैं ना, इनहेरिटेड। इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जिसमें न्यू बॉर्न बेबी मेरे बच्चों, इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि उसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जो हम सब इंसानों में फिनाइल एलानीन, जब हम प्रोटीन खाते तो ये अमाइनो एसिड आता है हमारे पास। हम सब में क्या होता है नॉर्मली, ये वाला अमाइनो एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इस बीमारी में ये नहीं है बेटा। इस बीमारी में मसला क्या होता है, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्शंस को करवाने के लिए एंजाइम्स चाहिए, और एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीन मिल के बनता है अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड कोड होते हैं, इसी वीडियो में बताया था, जेनेटिक कोड से, यानी कि जीन्स, यानी कि जीन खराब है तो कोडॉन सही नहीं बन रहे, तो अमाइनो एसिड नहीं बन रहा, तो प्रोटीन नहीं बन रहा, तो एंजाइम्स नहीं बन रहे, तो रिएक्शन नहीं हो रही। सही है, तो ये मसला है बेटा इस बीमारी में। अब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो मामला सही रहेंगे, और ये फिर आगे जाके बहुत सारे इसके और भी फंक्शंस हैं, ये सब है, डिफाइन है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टू द पॉइंट बात लिखिए। इंस्टेड ये किसी और में कन्वर्ट हो जाता है, इंस्टेड ये किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल कीटोन। लिखो तब भी मसला नहीं, ना लिखो तब भी मसला नहीं है, फिनाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बीमारी में हो जाता है, अब नॉर्मल है। इस डिसऑर्डर में बेटा क्या होता है, डिफेक्ट होता है आपके एंजाइम में। एंजाइम का नाम याद कर लेना बेटा, ये ज़रूरी है, डेफिनेशन हो, नोट हो, ज़रूरी करना। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास ही एंजाइम है, हमें प्रोटीन का इतना मसला नहीं। तो सोचो इन बच्चों को प्रोटीन से शुरू में दूर रख दिया जाता है, और बाहर के मुल्कों में इसका कोई क्योर तो नहीं है, पूरी दुनिया में इसका ट्रीटमेंट है कि वो फिनाइल एलानीन वाले दूध के डब्बे ही जो है वो, मतलब जो दूध के डब्बे होते हैं वो पिलाए जाते हैं स्पेशली, कि जिसमें मतलब ये PQ वाले पेशेंट्स के लिए अलग ही होता है। हमारे पास फिनाइलएलानिन अल्हम्दुलिल्लाह टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन पे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स वगैरह, मेलाटोनिन, बहुत सारी चीज़ें इन शॉर्ट। द जीन टू सिंथेसाइज दिस एंजाइम, क्यों? क्योंकि जीन जो है, जो इस एंजाइम को बनाने के लिए थी रिस्पॉन्सिबल, वो डिफेक्टिव हो गई, क्योंकि इसमें क्या हो गई, म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है बेटा? जिसमें जीन्स में पूरी जीन, जैसे अब यहाँ से यहाँ तक जीन है, सिर्फ इसी जगह पे मसला है, बाकी सब सही है, तो इस स्पेसिफिक जगह की म्यूटेशन को हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सही, तो पॉइंट म्यूटेशन लिखो, अच्छी बात है। इस डिसऑर्डर में बेटा क्या डिस्टर्ब होता है सबसे ज़्यादा? नर्वस सिस्टम। तो बच्चे 10-11 साल से ज़्यादा फिर इनकी लाइफ स्पेंड नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से बचाए, आमीन। इसी में बेटा मैंने आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐड कर दिए। सही है, ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं ले रहा था, मैंने सोचा इधर ही लिख दूँ। अगला सवाल है बेटा आपके पास इनहेरिटेंस चैप्टर में, तो शुरू के पेजेस में मिल जाएगा बच्चों। वो आपसे कह रहे हैं राइट डाउन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। मटर के पौधे के 7 कॉन्ट्रास्टिंग, ऐसे जो बिल्कुल वाजे कैरेक्टर्स हो, वो आप लिख दो 7। आपको सिर्फ 7 लिखने। अच्छा, हाइट में टॉल है, डॉर्फ है, ये सब हेडिंग बनाना चाहो तो सही है, वरना आंसर लिखो देयर आर 7 या फॉलोइंग आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट या ऑफ पी प्लांट, 7 छाप दो। हाइट है, सीड शेप है, सीड कलर है, सीड कोट कलर है, पॉट शेप है, पॉट कलर है, फ्लावर पोजीशन है। सही, तो ये आपके पास आराम से हो जाएगा। पॉट यानी कि वो जो छिलके होते हैं। सही, तो इनके सब हेडिंग मसला नहीं है, आपको आसानी हो, टाइम हो तो ज़रूर लिख दो। सही बच्चों, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग उसको अच्छे से कॉपी कर लो। मैं अभी आपको अगला सवाल बताता हूँ। हमारे पास अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी, डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इसके क्रॉसेस भी हैं और बहुत मज़े का सवाल है, आप लोग उसको कॉपी कर लो। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बच्चों, डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। मेरे बच्चों इनहेरिटेंस चैप्टर का एक सवाल है, डोमिनेंस। अच्छा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स, ये बेटा मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो ये एक्सेप्शंस हैं मेंडल्स लॉ के, यानी कि वो अलग था, ये अलग है, दोनों में पाकिस्तान इंडिया वाला भंड है। सही, आप समझ गए। डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। सही है, ये एक्सेप्शंस है मेंडल्स लॉ के। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बेटा? ये एक अलील है, यानी कि जीन की डिफरेंट फॉर्म को अलील कहते हैं। यानी कि जीन है, मिसाल के तौर पे वो जीन है, मिसाल के तौर पे डेनम, आपने नाम सुना होगा, डेनम शर्ट। डेनम एक समझो हो गया एक जीन। अब डेनम शर्ट में सिर्फ ब्लू तो नहीं आती है ना, ब्लैक भी आ जाएगी, कोई भी और एक्सवाइज सेट, जो जितने भी इसकी फॉर्म्स होंगी वो अलील्स होंगी, तो जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। सही है,
तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, ये अलील कह रही है कि मैं तुम पे डोमिनेट हो जाऊंगी, ये अलील कह रही मैं तुम पे डोमिनेट हो जाऊंगी। आपको पता है बेटा अलील्स जो होती हैं कुछ होती हैं डोमिनेंट, कुछ होती हैं रिसेसिव। जिस अलील का करैक्टर या प्रॉपर्टी या खसूसियत शो हो जाए वो डोमिनेंट कहलाती है, कैपिटल से उसको डिनोट करते हैं कोई भी लेटर हो। और जो नहीं शो हो पाती, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाती, शो नहीं बोलना एक्सप्रेस, वो रिसेसिव होती है। तो ये कह रही मैं डोमिनेंट, ये कह रही मैं डोमिनेंट, तो रिजल्ट क्या है कि दोनों की नहीं सुनी गई। अब जो नया जो फिनोटाइप होगा, जो नया इंडिविजुअल, जो नेक्स्ट जनरेशन में जो इंडिविजुअल है इसमें, इसके भी कुछ करेक्टर्स इसके भी हैं, यानी कि मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स हो गए, दोनों नहीं जीत पाए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट इज द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस इन विच द बोथ अलील्स ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर या ट्रेट डू नॉट मास्क ईच अदर कम्प्लीटली। ये दोनों ने एक दूसरे को प्रॉपरली मास्क या छुपा नहीं पाए। ये कम्प्लीटली इसको नहीं मास्क यानी कि छुपा पाया, ये कम्प्लीटली इस पर डोमिनेंट या मास्क या इसको छुपा नहीं पाया। छुपाने का मतलब है कि मास्क करना उसको, इस रेड वाली इसको इस तरह छुपा दे कि उस पर रेड वाली नजर आए। तो ये दोनों एक दूसरे पे कर नहीं पाई हैं। सही है। एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा, दोनों के करेक्टर्स ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और एक नया फिनोटाइप या फिजिकल अपीयरेंस बन जाता है। इसका क्रॉस मैंने क्यों नहीं बनाया, ज़रूरी नहीं इसलिए नहीं बनाया बेटा, आप चाहो तो उसका क्रॉस बना सकते हो। इसका क्रॉस जो है वो पुरानी सिन बोर्ड में है, नहीं समझ में आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन न्यू सिन बोर्ड में मेरे पास क्रॉस है लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में, पेज नंबर 256 में। सही, आप वो एक जैपनीज 4 o'clock प्लांट है, उसका आप क्रॉस बना सकते हो। नहीं भी बनाओ तो डिफाइन लिखा हुआ है, काफ़ी है। को डोमिनेंस क्या है बेटा, को मीन्स मतलब कॉपरेशन। ये कह रही है कि ठीक है भाई मैं आप पे डोमिनेंट नहीं होना चाहूँगी, वो कह रही है आप अपना काम करो, मैं आपके काम में मुदाखलत नहीं करूँगी। दोनों एक दूसरे पे जो है वो समझो अब ये पार्टनर्स हो गए, ये दोनों ही डोमिनेंट हैं। ये पहले कोई भी डोमिनेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि फड्डा करे, तब कह रहे हैं भाई चलो ठीक है इक्वल हो जाते हैं। सही, तो एक और डोमिनेंस में क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस इन विच बोथ अलील्स ऑफ अ ट्रेट एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली। ये आराम से इंडिपेंडेंट है, ये आराम से इंडिपेंडेंट है, और इसके नतीजे में कोई किसी को मास्क या छुपा नहीं रहा है। सही है, तो इसके नतीजे में भी एक नया फिनोटाइप ही बनता है। तो ये कोडोमिनेंस है बेटा। अच्छा आपको अब बेटा कोशिश है अब इस का मैं एक नेक्स्ट राउंड या नेक्स्ट पार्ट बनाऊं इस वीडियो का। आज के इस हमने वीडियो में 7th क्वेश्चन तक तो कर लिया है। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेक्शन बी में से बताएं। सही, और मैंने आपको जैसे कहा था इस वीडियो के एंड तक आप ज़रा मतलब साथ रहेगा मेरे। बहुत गौर से सुन लो बच्चों, लॉन्ग सवाल में जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें 2 सवाल और ऐड कर रहा हूँ। जब आपके वो पूरे लॉन्ग सवाल हो जाए मेरे गेस्ट पेपर के मुतालिक, सही, तो 2 और कर लेना एहतियातन। सही, दिमाग थ्योरी तो बता दिया था। एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यानी कि मल्टीपल एलील्स वाला कर लो बेटा, और आप लेब्राडोर रिट्रीवर एपिस्टेसिस वाला टॉपिक है, एहतियातन बस वो कर लेना, एहतियातन कह रहा हूँ। सही है, इसके अलावा अगर बाकी आपकी लॉन्ग की तैयारी अच्छी है तो इतना मसला नहीं है, लेकिन लिमार्क डार्विन में से दोनों करते हुए जाना, ये मुझे बताना था। अब मैं इसका इंशाल्लाह पार्ट 2 बनाता हूँ बेटा, इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 से मैं फिर और आगे पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एटलीस्ट 16-17 तक तो बनाऊँ। फिर एक और पार्ट में इंशाल्लाह उसका सॉरी 17 से 25 तक बनाता हूँ। तो ये 3 पार्ट्स करके इसको एक वीडियो में मर्ज करता हूँ या अलग अलग पार्ट्स में, जैसा भी होता आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगी बेटा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना मेरे बच्चों। अल्लाह आप सबको बहुत कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।